गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा ओशन तथा एंशिएंट हिस्ट्री की मेगा सीरीज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और शिक्षा ओशन के साथ अपनी तैयारी को आप जारी रख रहे होंगे। मेरे साथियों, हमने एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास के क्लास को शुरू किया था और उसके तहत आज की हमारी क्लास रहेगी तीसरी, यानी 2 क्लास अपलोड हो चुकी है। तो जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे साथियों, आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और हमारे ब्लॉग की लिंक प्राप्त हो जाएगी। उस लिंक पर जाकर आप सभी लोग हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा साथियों हमारे ब्लॉग की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त होगी। उस लिंक पर जाकर आप सभी लोग हमारे ब्लॉग का विजिट कीजिएगा जहां पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री के पीडीएफ प्राप्त करवाए जाएंगे। वहां से आप क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चले साथियों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोग आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिएगा साथियों। और आज की क्लास जो रहेगी, इस क्लास के दरमियान मैं आपको बताऊंगा कि आज हम कौन सी नई क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अब आपके सामने आ रहा है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इस पूरी मेगा सीरीज का यह क्वेश्चन है 41वां। तो मेरे साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। ठीक है, हमारे सामने 4 वंश हैं साथियों। इन 4 वंश में से वह कौन सा वंश था जो ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। ठीक है, क्या वह वंश सेन वंश था, पाल वंश, प्रतिहार वंश या चालुक्य वंश? कौन सा वंश आपका ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? मेरे साथियों, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चनों का उत्तर आप सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। जितने बच्चे ऑनलाइन हैं वे सभी लोग आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आप भी कोशिश करो कि प्रश्न क्रमांक 41 का सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? ब्रह्म क्षत्रिय वंश के बारे में। तो क्या ब्रह्म क्षत्रिय वंश सेन वंश था या पाल वंश, प्रतिहार वंश या चालुक्य वंश? कौन सा वंश आपका ब्रह्म क्षत्रिय वंश था? तो याद रखिएगा वह वंश था सेन वंश। ठीक है, सैन्य वंश एक ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। ठीक है, सैन्य वंश की अगर अपन बात करें तो साथियों ये सैन्य वंश आपकी 11वीं और 12वीं सदी का एक राजवंश है जो कि एक बंगाल का राजवंश है। यानी जो बंगाल है उस बंगाल में आपका एक राजवंश था जिसका नाम था आपका सेन वंश, जो कि 11वीं और 12वीं सदी में मौजूद था। ठीक है, और इसी सेन वंश को कहा जाता था ब्रह्म क्षत्रिय वंश। तो प्रश्न क्रमांक 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी सेन वंश। चले साथियों, अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कहता है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, यानी आपके 3 मिलान सही है और 1 मिलान गलत है। आपको एक तरफ दिखेंगे रचनाएं और दूसरी तरफ दिखेंगे आपको रचनाओं के रचने वाले, यानी रचनाकार या कवि। ठीक है, तो हमसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि कौन सी एक ऐसी रचना है जिसके रचयिता कोई और है, यानी वह रचना के रचयिता यहां पर गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बात करें, नागनाथ, ठीक है, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, मृच्छकटिक, शूद्रक और रत्नावली राजशेखर। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा साथियों। नागनाद जो है, ठीक है, यह एक प्रकार का संस्कृत नाटक है। नागनाद एक संस्कृत नाटक है जिसके रचयिता आपके हर्ष ही हैं, यानी पहला जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बी वाले ऑप्शन की बात करें, मुद्रा राक्षस,
मुद्रा राक्षस की हम बात करते हैं तो साथियों मुद्रा राक्षस की जो रचना है उसकी रचना की थी विशाख दत्त ने, यानी आपके दूसरा मिलान भी बिल्कुल सही है। उसके पश्चात तीसरा अगर अपन बात करें तो मृच्छकटिक की रचना भी आपके शूद्रक के द्वारा ही की गई थी, यानी सी वाला मिलान भी बिल्कुल सही है। रहा चौथा ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन जो हमसे कहता है रत्नावली राजशेखर। तो मेरे साथियों रत्नावली जो रचना है यह रचना आपके रची थी उदायीन ने इस रचना को रचा था। ठीक है, तो अब उदायीन ने रचा था, जबकि यहां पर आगे कवि का नाम क्या लिखा हुआ राजशेखर, तो आपका डी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी यह मिलान आपका सही नहीं है। और प्रश्न हमसे क्या पूछा था, मिलान सही नहीं आपको बताना है। तो मेरे साथियों इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, क्लियर हो गया साथियों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करने से पहले मेरे साथियों जिन्होंने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, कृपया साथियों आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो। मेरे साथियों याद रखिएगा आज 11 बजे, ठीक है, अभी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास खत्म होने के बाद सुबह 11 बजे आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, यानी आज से 11 बजे से हमारी करंट अफेयर्स की क्लास से शुरू होगी, जिसमें हम 3 से 4 न्यूज़पेपर में जो मेन न्यूज़ जो होती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती हैं, उन न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर 11 बजे ऑनलाइन आइएगा, ये पूरी तरीके से लाइव रहेगी क्लास। ठीक है, तो ऑनलाइन समय पर आइएगा ताकि हम समय पर क्लास शुरू कर सके। तो जितने भी बच्चे अभी वर्तमान में यह क्लास को देख रहे हैं, यह क्लास को पढ़ रहे हैं, वे सभी बच्चे 11 बजे की क्लास भी ज्वाइन करेंगे और अपने जितने भी मित्र हैं जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट लाइक कोई सी भी यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, यहाँ तक कि एमपीएसआई, एमपी पुलिस, पटवारी, जो कोई भी वैकेंसी की प्रिपरेशन आप में से कोई कर रहा है, तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है, इसलिए आप क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है मेरे साथियों, चलो अब हमारे प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं मित्रों। हमारा प्रश्न क्रमांक 43 हमसे कहता है परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी। ऑप्शन है राज्यवर्धन, ऑप्शन है हर्षवर्धन, ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न क्या है कि परम सौगात की उपाधि किस राजा ने धारण की थी। और आपको पता है साथियों कि राजाओं की उपाधियों से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि किस राजा ने कौन सी उपाधि को धारण किया था। तो एक उपाधि है जिसका नाम है परम सौगात। अब परम सौगात की उपाधि धारण करने वाला राजा आपका क्या प्रभाकर वर्धन है, तो मेरे साथियों नहीं। हर्षवर्धन है, तो साथियों बिल्कुल नहीं। और आपके राजवर्धन है, तो बिल्कुल सही का साथियों आपका परम सौगात की उपाधि धारण करने वाला आपका वर्धन साम्राज्य का एक राजा जिसका नाम है राजवर्धन। ठीक है, राजवर्धन जो कि आपके वर्धन साम्राज्य का राजा था। ठीक है, इस राजा ने आपके परम सौगात की उपाधि धारण की थी। ठीक है मेरे साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 43 यानी 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला राजवर्धन। चलिए साथियों अब अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 44 गुप्त राजाओं के बाद, प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया था। प्रश्न हमसे क्या पूछा गया कि गुप्त राजाओं के बाद, यानी गुप्त जो राजा थे, गुप्त जो वंश था, उन गुप्त वंश के जितने भी राजा हुए, उन राजाओं ने जो गरुड़ है, ठीक है, उस गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था। ठीक है, तो प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया। तो ऑप्शन है साथियों पल्लव, ऑप्शन है राष्ट्रकूट, ऑप्शन है चोल और ऑप्शन है वर्धन।
ठीक है। वे कौन से राजा थे जिन राजाओं ने गुप्त राजाओं के पथ पर चलते हुए गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया? तो मेरे साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा, वे राजा थे आपके राष्ट्रकूट राजा, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने आपके किसको? गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी राष्ट्रकूट, ठीक है मित्रों। चले साथियों, अब अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 45 बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 45 की अगर हम बात करें, और आप भी साथियों कोशिश करो प्रश्न का उत्तर देने की, जितने भी बच्चे हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आप सभी लोग प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप भी इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग देंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 45 हमसे कह रहा है कि किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। सातवाहन जो वंश था, उस वंश में वह कौन सा राजा था जिसने सर्वप्रथम स्वयं के नाम के आधार पर सिक्कों को जारी किया था? ऑप्शन है सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी या हाल। वह कौन सा सातवाहन का राजा था जिसने नाम के आधार पर सिक्के जारी करने का प्रचलन शुरू किया था? ठीक है साथियों, अगर ऐसा कोई प्रश्न परीक्षा में आता है, ठीक है, और जिसका आप इसका उत्तर लगाने का प्रयास करते हो, तो अधिकांश जो स्टूडेंट हैं परीक्षा में गौतमीपुत्र सातकर्णी जो हैं, ठीक है, इस गौतमीपुत्र सातकर्णी का चुनाव वह करते हैं। किंतु मेरे साथियों, गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ, ठीक है। और यह एक ऐसा राजा हुआ गौतमीपुत्र सातकर्णी जिसने अपनी मां की उपाधि को धारण किया था, ठीक है। अपनी माता के नाम की उपाधि को इसने धारण किया था, यानी सातकर्णी की माता जी का नाम था गौतमी, ठीक है। तो इन्होंने नाम क्या, उपाधि क्या धारण कर ली? गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। किंतु साथियों हमसे पूछा गया कि सातवाहन वंश के वह राजा जिन्होंने नाम के सिक्के जारी किए थे, तो साथियों ये सातकर्णी गौतमीपुत्र राजा नहीं थे, यानी इस प्रश्न का उत्तर तो बी वाला नहीं है। रहा आपका यज्ञश्री सातकर्णी और सातकर्णी प्रथम। तो मेरे साथियों सातकर्णी जो प्रथम है, इन्होंने सर्वप्रथम आपके नाम के आधार पर सिक्के जारी किए थे। तो प्रश्न क्रमांक 45 का 45 का राइट आंसर होगा ए वाला, ठीक है मेरे साथी। चले अब अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगर प्रश्न आपका गलत होता तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा साथियों, प्रश्न गलत होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप प्रयास करते रहिएगा कि प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करो। गलत होता है तो कोई समस्या नहीं है, बस आप प्रयास करते रहिए। अब अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 46, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 46 हमसे क्या कह रहा है, जरा जानते हैं। योतेद्यो का प्रमुख स्थान कहाँ था? ठीक है, योतेद्यो का प्रमुख स्थान कहाँ था? तो ऑप्शन है रोहतक, मगध, राजस्थान या उज्जैन। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि योतेद्यो है क्या। तो मेरे साथियों योतेद्यो आपके एक प्रमुख देवता हैं, ठीक है। योतेद्यो एक प्रमुख आपके देवता हैं। तो इन देवताओं का स्थान कहाँ पर मौजूद है? तो ऑप्शन है रोहतक, मगध, राजस्थान, उज्जैन। तो मेरे साथियों आप याद रखिएगा योतेद्यो का प्रमुख स्थान आपके हरियाणा के रोहतक में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा के रोहतक में, यानी प्रश्न क्रमांक 46 का राइट आंसर होगा ए वाला, ठीक है मेरे साथियों। चले जी मित्रों, अब अगले प्रश्न पर हम चलेंगे।
प्रश्न क्रमांक 47। प्रश्न क्रमांक 47 पर चर्चा से पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और साथियों याद रखिएगा, आज सुबह 11 बजे लाइव हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं, तो आप सभी लोग ऑनलाइन रहिएगा, मैं लाइव रहूँगा और लाइव पढ़ने वाले हैं हम करंट अफेयर्स को 11 बजे। ठीक है साथियों, चलो प्रश्न क्रमांक 46 की अगर अपन बात करें तो प्रश्न क्रमांक 47 की बात करें तो 47 हमसे कहता है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त जब आपके राजा थे, ठीक है, गुप्त वंश के राजा थे, प्रतापी राजा समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त आपके गुप्त वंश के एक राजा थे और इन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो समुद्रगुप्त अपना शासन कर रहे थे, उस शासन काल के दौरान कांची जो आपका राज्य था, उस कांची राज्य के राजा कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन है हस्तिवर्मन, ऑप्शन बी है मंतराज, ऑप्शन सी है नीलराज और ऑप्शन डी है विष्णुगुप्त। तो अब समुद्रगुप्त के समय कांची के राजा कौन थे? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के समय कांची के राजा विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त। ठीक है, और हमें इसकी जानकारी मिलती है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख से। ठीक है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज का स्तंभ शिलालेख है, उस स्तंभ शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश में जब समुद्रगुप्त राजा थे, उस समय कांची के राजा आपके विष्णुगुप्त हुआ करते थे। ठीक है साथियों, तो आप सभी लोग ये समस्त जानकारियों को याद रखिएगा। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की चर्चा हम करते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप सबके सामने, प्रश्न क्रमांक 48। प्रश्न क्रमांक 48 की हम चर्चा करें तो हमसे क्या कहता है कि 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया था? ठीक है, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन, आपको पता है साथियों कि प्राचीन भारत के इतिहास में और स्पेशली वेदों में आपके अश्वमेध यज्ञ का बहुत ज़्यादा आपका प्रचलन हुआ करता था और सबसे ज़्यादा मान्यता भी इस अश्वमेध यज्ञ की होती थी। इस अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है कि एक कोई राजा होता है, क्षत्रिय राजा, वह क्षत्रिय राजा एक यज्ञ करता है। ठीक है, और उस यज्ञ में जो घोड़ा होता है, उस घोड़े को अपने राज्य में विचरने के लिए छोड़ देता है। ठीक है, तो वह घोड़ा अपने राज्य से बाहर निकल के जिन जिन राज्यों तक वह जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि जहां जहां वह घोड़ा जाएगा वहां वहां तक शासन उस राज्य का होगा। ठीक है, तो इसी उद्देश्य को देखते हुए अनेकों राजाओं ने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। किंतु हमसे प्रश्न ये पूछा गया है कि वह कौन सा राजा है जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो ऑप्शन है आपका ए वाला हस्तिवर्मन, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र शुंग और ऑप्शन डी है प्रवरसेन प्रथम। तो वह कौन से राजा थे जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था? तो साथियों, अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है तो बच्चे इन 2 ऑप्शन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, इन 2 ऑप्शनों के इर्द गिर्द वह घूमेंगे। कुछ बच्चे यानी आधे से ज्यादा बच्चे समुद्रगुप्त का चुनाव करेंगे, किंतु समुद्रगुप्त का ऑप्शन गलत है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने आपके अश्वमेध यज्ञों का आयोजन वो भी 4 बार तो नहीं करवाया था। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने भी आपके 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन नहीं करवाया। यानी बचे 2 राजा हस्तिवर्मन और प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, अब इनमें से कौन सा राजा था जिसने आपका 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया? तो याद रखिएगा, वह राजा थे प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम एक वाकाटक वंश, नाम है वाकाटक वंश के राजा थे और वाकाटक वंश दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था। ठीक है, दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था
और प्रवरसेन प्रथम आपके ब्राह्मण राजा थे, ठीक है, और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था, ठीक है। और ये जो पूरा वाकाटक वंश है, इस वाकाटक वंश ने 3री शताब्दी से लगाकर 5वीं शताब्दी तक आपके शासन किया था, ठीक है। और ये जो वाकाटक वंश है, यह वाकाटक वंश बहुत प्रतापी वंश दक्षिण भारत का कहलाता है, ठीक है साथियों। तो कुछ जानकारियां जो इससे संबंधित थी वे जानकारियां भी मैंने आप लोगों को दे दी हैं। तो साथियों याद रखिएगा, प्रश्न क्रमांक 48 में 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन प्रवरसेन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अब अगले प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। अगला प्रश्न, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा गया, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने दिया? तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश की नींव या मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कहलाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत तथा आपका यूनान और यूरोप से अनेकों संबंध थे, जिसमें यूनान से तो वैवाहिक संबंध थे, ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी हेलेना, वह हेलेना यूनान की थी, ठीक है। तो यूनान की वह थी और यूनान और भारत के बीच में अनेकों संबंध मौजूद थे और अनेकों यात्री यूनान से चलकर भारत आए, भारत से चलकर यूनान गए, ठीक है। जिसमें आपके सेल्यूकस निकेटर जो था उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का चूंकि शासन बहुत बड़े एरिया तक फैला हुआ था, तो अनेक आपके ग्रीक जो राजनीतिक जो विचारक हैं उस जमाने के, ठीक है, उस वक्त के फिलोसोफर और रोमन एम्पायर के जो भी आपके फिलोसोफर्स थे, ठीक है, उन सभी ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपनी अपनी किताबों में वर्णन किया, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने अपने अनुसार नाम दिया, जिनमें एक नाम आता है सेंट्रोकोट्स का नाम, ठीक है। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि सेंट्रोकोट्स का नाम किस व्यक्ति ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन है DR भंडारकर, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन सी है RP चंद और ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा गया, यह सर्वप्रथम कहा था आपके विलियम जोन्स ने। किसने कहा था? विलियम जोन्स। तो प्रश्न क्रमांक 49 का राइट आंसर डी वाला होगा, ठीक है मेरे साथियों। चले साथियों, अब अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, प्रश्न क्रमांक 50 की। तो प्रश्न क्रमांक 50 हमसे कहता है मित्रों कि किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे? वह कौन सा राज्य के राजा थे, यानी वह कौन सा वंश था और उन वंश के राजा कौन थे जिन्होंने आपके राजनीतिक संबंध बनाए थे सीरिया के साथ? तो ऑप्शन है मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी पल्लव और ऑप्शन डी चोल, ठीक है। तो साथियों आप लोगों को मैं बता दूं कि गुप्त और पल्लव आप और चोल, इन्होंने राजनीतिक संबंध सीरिया से नहीं बनाए थे। किसने बनाए? मौर्य ने बनाए। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा साथियों कि मौर्य राजा बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार अशोक के पिताजी, तो मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के जो राजा थे जिनका नाम था एंटीयोकस, नाम क्या था मैं लिख के बता देता हूं साथियों, एंटीयोकस, सीरिया के राजा एंटीयोकस और मौर्य राजा बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटीयोकस के साथ राजनीतिक संबंध को स्थापित किया था, ठीक है। और बिंदुसार के राज्य में ही एंटीयोकस ने डाइमोकस नामक सीरियाई राजदूत को नियुक्त किया था। याद ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एंटीयोकस ने बिंदुसार के राज दरबार में डाइमोकस नामक राजदूत को
नियुक्त किया था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, तो सर्वप्रथम बिंदुसार ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंधों को स्थापित किया था। ठीक है, फिर उसके पश्चात बिंदुसार का जो पुत्र हुआ अशोक, महान अशोक मौर्य वंश का ही राजा है। तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है, ठीक है, अशोक का जो 13वां शिलालेख है, उस 13वां शिलालेख में सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख है। कितने? सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख आपके अशोक के 13वें शिलालेख में है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं मित्रों कि मौर्य ऐसा राजवंश था जिसका संबंध सीरिया के साथ था। ठीक है, तो 50 जो क्रमांक है प्रश्न का, उसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला मौर्य। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 51 बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 51 हमसे कहता है कि किस राज्य के राजाओं ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था। ठीक है, किस राज्य के राजाओं ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं साथियों कि परीक्षाओं में आपके उपाधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक उपाधि है देवपुत्र की उपाधि, और यह उपाधि धारण करने वाला जो राजा था साथियों, वह राजा था आपका कनिष्क। कौन था? कनिष्क राजा था। कनिष्क राजा ने आपके देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यानी कनिष्क देवपुत्र है, और इसकी जानकारी हमें मिलती है मथुरा से मिले एक कनिष्क की मूर्ति से। ठीक है, कनिष्क की मूर्ति है जिसमें लिखा हुआ है देवपुत्रो कनिष्कम। ठीक है, मथुरा से जो मूर्ति हमें मिली है खुदाई के समय, उस मूर्ति से हमें प्राप्त हुआ है कि देवपुत्रो कनिष्कम, उसके नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब कनिष्क जो है वह देवपुत्र की उपाधि को धारण करता था। अब राजा तो पता चल गया कि वह देवपुत्र कनिष्कम मतलब कनिष्क था। अब ये कनिष्क जो राजा हैं यह किस वंश का है, और वही हमारा उत्तर होगा। क्या यह गुप्त वंश का राजा है, या एक यमन वंश का राजा है, या शक वंश का राजा है, या कुषाण का है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, यह कुषाण राजवंश का एक राजा है और सबसे प्रतापी राजा है कनिष्क। ठीक है, और इसी कनिष्क के राजवंश के दौरान, शासनकाल के दौरान आपके सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए जाते थे। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल के दौरान ही जारी किए गए थे, और इसकी एक मूर्ति मिली है मथुरा से। ठीक है, मथुरा और पेशावर इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी कनिष्क की, और यह कनिष्क जो था यह कुषाण राजवंश का एक राजा था। तो प्रश्न क्रमांक 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कुषाण। ठीक है मित्रों, चलो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। महासंघिक निकाय कहां विकसित हुआ? महासंघिक निकाय कहां विकसित हुआ? मेरे साथियों, ये कहां विकसित हुआ इसकी जानकारी हम बाद में ग्रहण करेंगे, किंतु हम पहले यह देख लेते हैं कि महासंघिक होता क्या है, किसे कहते हैं महासंघिक। तो मेरे साथियों बात कुछ ऐसी है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जितने भी बौद्ध भिक्षु हुए, ठीक है, उन्होंने विचार किया कि गौतम बुद्ध के ज्ञान को हमें ग्रंथों का रूप दे देना चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने बौद्ध संगीतियों को बुलाया। और इसकी पूरी जानकारी मैंने अपनी कल की क्लास में दे दी थी, तो जिन साथियों ने कल की क्लास नहीं ली है तो जरा कल की क्लास वो देख लें। ठीक है, तो उसमें मैंने सारी जानकारी दे दी थी कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान आपके कुछ बौद्ध भिक्षुओं के मध्य मतभेद हो गए। ठीक है, तो आपके कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने, जो मतभेदी बौद्ध भिक्षु थे, उनको अपने संघ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, विचारों में थोड़ा सा मतभेद आया तो अपने संघ से उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया। तो उन बाहर निकले हुए बौद्ध भिक्षुओं ने तुरंत एक संघ का निर्माण किया जिसका नाम था महासांघिक निकाय। ठीक है, और यही महासांघिक निकाय आगे चलकर हीन सांघिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हीन सांघिक,
ठीक है। और चौथी बौद्ध संगीति के दौरान यही हीन सांगिक नामक निकाय बन गया हीनयान, ठीक है। इसकी पूरी जानकारी कल की क्लास में मैं दे चुका था साथियों, तो आप कल की क्लास जरूर देखो। तो महासांगिक निकाय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर होगा वैशाली। कहां विकसित हुआ? वैशाली में। तो प्रश्न क्रमांक 52 का राइट आंसर हो गया ए वाला, ठीक है साथियों। चलो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 43, कौन सा मिलान सही है? शाक्य कपिलवस्तु, कोली रामग्राम, कालम अल्लाकपा, और डी वाला ऑप्शन ने मल कुशीनगर, ठीक है। तो कौन सा मिलान सही है? तो साथियों ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर ए वाला है, शाक्य कपिलवस्तु, ठीक है। कपिलवस्तु में एक क्षत्रिय का राजवंश था जिसका नाम था शाक वंश, ठीक है। और शाक वंश के राजा शुद्धोदन थे, और शुद्धोदन का पुत्र ही गौतम बुद्ध के नाम से जन्म लिया था, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध आपके शुद्धोदन के पुत्र थे और शुद्धोदन आपके शाक्य वंश के राजा थे। तो कौन सा मिलान सही है? तो ए वाला इसका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगले प्रश्न पर चलने से पहले आज 11 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास रहेगी, तो आप सभी लोग 11 बजे उपस्थित होना है। आप सभी को समय पर उपस्थित होना है। करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ना है। आज से हम शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से पेपर एनालिसिस हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप भी आइएगा और अपने जितने भी मित्र हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप लोग बताइएगा। चलो जो अब प्रश्न क्रमांक 54 की बात करते हैं। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की थी? ठीक है, यानी अपनी पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ जो कोई व्यक्ति भिक्षु बनता है तो उसके लिए सजा का निर्धारण किया था। तो वह कौन व्यक्ति है जिन्होंने सजा का निर्धारण किया? तो ऑप्शन ए है मनु, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है चाणक्य और ऑप्शन डी है व्यास। तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि सजा का निर्धारण करने वाले व्यक्ति थे चाणक्य। जी हाँ साथियों, चाणक्य ने ही कहा था कि जो अपनी पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर भिक्षु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, उनके लिए सजा को निर्धारित करो। ठीक है, कि आप किस प्रकार से अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को आप ऐसे ही छोड़ देते हो। ठीक है, बेसहारा छोड़ देते हो, बिना किसी के सहारे पर आप छोड़ देते हो दर दर भटकने के लिए। ठीक है, और आप सन्यासी बन जाते हो। तो इसके लिए उन्होंने सजा का निर्धारण किया और वे थे चाणक्य। चाणक्य को आपको पता है साथियों कि कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और चाणक्य ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। और यह अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, यह पुस्तक आपके राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? राजनीति से। और चाणक्य का जो नाम है, उनका नाम है विष्णुगुप्त। इनके बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त इनका नाम था। फिर इसके बाद चाणक्य नाम से ये प्रसिद्ध हुए, फिर इनका नाम कौटिल्य के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला चाणक्य। चले साथियों, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 55 बहुत अच्छा प्रश्न है। 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे? 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे, हमसे यह पूछा गया है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों कि 23वें जैन तीर्थकर कौन थे। तो मेरे साथियों 23वें जैन तीर्थकर आपके थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ आपके 23वें जैन तीर्थकर थे। तो ये किस जगह से संबंध रखते हैं? ऑप्शन है वैशाली, वाराणसी, पाटलिपुत्र या वज्जी। तो मेरे साथियों याद रखिएगा प्रश्न क्रमांक 55 का राइट आंसर होगा वाराणसी, यानी इनका संबंध कहां से है? वाराणसी से है। ठीक है मित्रों, चले साथियों अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 56, निम्नलिखित में कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? ठीक है, यानी गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से पहले कौन कौन से उनके गुरु थे? ठीक है, तो
तो ऑप्शन 1 है आलार कलाम, ऑप्शन 2 उद्दक रामपुत्र, तीसरा है मकली गोशाला और चौथा है निगाथा नाटा पुत्र। कौन आपके गौतम बुद्ध के गुरु हुए? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, आलार कलाम एक आपके गौतम बुद्ध के गुरु हुए और उद्दक रामपुत्र भी आपके गुरु हुए, यानी 1 और 2 नाम के 2 गुरु हुए हैं। ठीक है, तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 56 का राइट आंसर होगा ए वाला, यानी केवल 1 और 2। ठीक है साथियों, जिसपे से हम और जानकारियां ग्रहण करें तो आलार कलाम जो है एक ब्राह्मण संत थे। आलार कलाम एक ब्राह्मण संत थे और एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। सांख्य दर्शन की शिक्षा आलार कलाम ने गौतम बुद्ध को दी थी। ठीक है साथियों, और इसके पश्चात आपके उद्दक रामपुत्र जो हैं, इन्होंने आपको साधना और योग की शिक्षा दी थी। योग साधना की शिक्षा आपके उद्दक रामपुत्र के द्वारा दी गई थी। तो प्रश्न क्रमांक 56 का राइट आंसर होगा ए वाला। अब अगले प्रश्न साथियों, प्रश्न क्रमांक 57 बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है शौनक, अश्वालयन, संख्यायन और शाकल। तो साथियों मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर है डी वाला शाकल। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, एक का नाम है शाकल और दूसरी का नाम है वाशकल। वाशकल, ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक का नाम है शाकल और दूसरे का नाम है वाशकल। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रश्न से क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? तो शाकल है और दूसरी कौन सी है? वाशकल है। तो प्रश्न क्रमांक 57 का राइट आंसर होगा डी वाला। अब प्रश्न क्रमांक 58, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? जूनागढ़ का जो अभिलेख है उनमें से एक शक राजा है। अब वो कौन से शक राजा जिनका नाम दर्ज है? तो नाम है रुद्रदामन, मोगा, अजेस और नाहपान। तो राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों आप लोग याद रखिएगा कि जूनागढ़ का जो अभिलेख है, यह अभिलेख आपके गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। ठीक है, जूनागढ़ का अभिलेख आपके गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है और इस जूनागढ़ के अभिलेख में रुद्रदामन का नाम उल्लेखित है। शक राजा रुद्रदामन का नाम उल्लेखित है और इसी अभिलेख में यह वर्णन करवाया गया कि वर्णन किया गया इसी अभिलेख में कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण आपके रुद्रदामन ने करवाया था, जो कि मौर्यों के द्वारा निर्मित थी। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 58 का राइट आंसर ए वाला होगा। अब अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 59। साथियों ये प्रश्न पहले ही हमारे मेगा सीरीज के तहत पूछ लिया गया है, यानी कल की जो क्लास थी उसके अंतर्गत हम पूछ चुके हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, उत्तर है साथियों, इसका डिस्कस करने की आवश्यकता भी नहीं। हम सबको पता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी और इसके अध्यक्ष उस वक्त आपके वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान आपका बौद्ध धर्म 2 पंथ में यानी हीनयान और महायान के अंतर्गत बढ़ चुका था। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और यह अश्वघोष आपके कनिष्क के दरबारी कवि थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र नामक रचना की थी। ठीक है, बुद्ध चरित्र नामक रचयिता आपके कौन थे? अश्वघोष थे। तो प्रश्न क्रमांक 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अब चलते हैं साथियों आज की क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न की चर्चा करने से पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि 11 बजे, आज सुबह 11 बजे हम करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी लोग ऑनलाइन रहेगा, लाइव हम करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, पेपर को एनालिसिस करेंगे। तो आप तथा अपने मित्रों को तुरंत आप सभी लोग 11 बजे बुला के लाइएगा और ऑनलाइन आप सभी लोग रहिएगा। ठीक है साथियों, चलो अब अगले प्रश्न पर और आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। मथुरा कला स्कूल का उन्नत समय किस काल था? ठीक है, मथुरा का
कला स्कूल का उन्नत समय किस काल था, यानी निर्माण में एक कला आती है मथुरा कला, ठीक है। तो मथुरा कला किस काल में आपके सर्वकाष्ठा पर थी, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है कुषाण, शक, मौर्य या गुप्त। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, कुषाण इसका राइट आंसर होगा। कुषाण के समय आपके मथुरा कला अपने पीक पर थी, हाई पीक पर थी, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। तो इस प्रकार साथियों आपने 20 और प्रश्नों को जान लिया है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत। तो मेरे साथियों इस मेगा सीरीज को हमने 60 क्वेश्चनों तक ला दिया है और हमारी तीसरी क्लास भी अब समाप्त हो जाती है। तो मेरे साथियों आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथियों याद रहे 11 बजे हम सबको ऑनलाइन रहना है, क्योंकि मैं लाइव रहूँगा और आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा। जिन साथियों ने शिक्षा ओशन को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मेरे साथियों अब मुलाकात करते हैं 11 बजे। आप सभी लोग जल्द से जल्द ऑनलाइन आ जाइएगा, मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा और आप सबका इंतजार करूंगा। तो अब मिलते हैं 11 बजे। इतने में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।